सो वेलकम टू एग्जामिनर आसाम। पार्ट वन में बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिला था, ठीक है। तो इसलिए पार्ट टू में लेके आया हूँ। पार्ट वन में सारे जितने भी सारे क्लास 11 के चैप्टर्स थे उसका मैंने अच्छे से प्रेडिक्टेबल क्वेश्चन जो कि आ सकते हैं, श्योर शॉर्ट क्वेश्चन, वो मैंने करा दिया था। तो चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम। तो चैप्टर 15 में क्या है, इलेक्ट्रिक चार्जेस इन फील्ड। तो क्वेश्चन नंबर 87 देख लो। 2 पॉइंट चार्जेस प्लस क्यू एंड प्लस 4q are placed at a distance r apart. Where should a third charge be placed on the line joining them so that it remains in equilibrium? तो इसको तुम कैसे करोगे? तो तुम्हें भी बताओगा ना। तुम ऐसे मान लो कि चार्ज, लेट द चार्ज बी प्लस क्यू नॉट, और तुम इस चार्ज को एट अ डिस्टेंस एक्स रखते हो, एट अ डिस्टेंस एक्स रखते हो, कहाँ से? प्लस क्यू से, ठीक है। वेयर शुड अ थर्ड चार्ज बी प्लेस्ड, मतलब उस चार्ज को तुम प्लस क्यू नॉट मान लो, उसको तुम एट अ डिस्टेंस, ये जो प्लस क्यू नॉट है, इस चार्ज को तुम एट अ डिस्टेंस एक्स रख लो, कहाँ से? प्लस क्यू से, ठीक है। और और बोला क्या है, वेयर शुड इट बी प्लेस्ड ऑन द लाइन जॉइनिंग देम सो दैट इट रिमेंस इन इक्विलिब्रियम। तो तुम ऐसे क्वेश्चन को कैसे करोगे? फिर और एक चार्ज है तुम्हारा, क्या है? प्लस 4q, ठीक है। तो यहाँ से तुमने एक्स डिस्टेंस पर रखा, तो कैसे करोगे तुम इसको? तुम्हारा क्या फॉर्मूला होता है? के क्यू बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। तो के क्यू मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नॉट डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, विच इज इक्वल्स टू, तुम्हारा क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 4q नॉट डिवाइडेड बाई आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसको तुम जब सॉल्व करोगे, इट विल कम 1/x इज इक्वल्स टू 2/r माइनस एक्स। सॉल्व करने पर आंसर तुम्हारा आता है r/3 एन प्लस क्यू। मैं बस दिखा रहा हूँ कि कैसे तुम्हें टैकल करना है इस सवाल को। फुल डिटेल में एक्सप्लेन करना भी पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 देखो। व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज्ड गॉसियन सरफेस एनक्लोजिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ चार्ज प्लस माइनस क्यू। तो तुम्हें पता होगा नेट चार्ज जो होता है, नेट चार्ज इनसाइड द सरफेस, वो क्या होता है तुम्हारा? एनक्लोज, क्या होता है? क्या है? प्लस क्यू माइनस क्यू। देखो ना, प्लस क्यू और माइनस क्यू दोनों को रखा है। सो प्लस क्यू माइनस क्यू होता क्या है? जीरो, ठीक है। तो अभी फ्लक्स कैसे निकालते हो तुम? एनक्लोज्ड जो चार्ज होता है डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, क्या आता है तुम्हारा? देखो तो, 0/एप्सिलॉन नॉट, तो फ्लक्स तुम्हारा जीरो आएगा, ओके, क्योंकि तुम सिम ऑपोजिट टाइप चार्ज को रख लो अंदर में, खत्म। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ई एट अ डिस्टेंस आर ऑन द एक्सियल लाइन। तो पहले मैं फॉर्मूला बता देता हूँ एक्सियल वाला में क्या फॉर्मूला होता है। एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू क्या होता है? 1/4 पाई साइलेंट नॉट और 2p/r क्यूब। क्यों? क्योंकि ये रहा तुम्हारा r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a, तो ये तुम्हारा फॉर्मूला बनता है। तो देखो कहाँ पे क्या मैच खा रहा है। ऑप्शन नंबर मुझे तो लग रहा है ये रहा, ये मैच खा रहा है, मतलब ऐसे टाइप के सवाल आते थे। इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस v इन एयर इज f, ये प्लेस्ड एट सेम डिस्टेंस इन ए मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k इक्वल्स टू 4, व्हाट इज द न्यू फोर्स? तो डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू तुम्हारा है k इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। तो एफ डैश क्या हो जाएगा तुम्हारा? f/k, ये तुम्हें पता हो, ये फॉर्मूला होता है, मैंने बताया तुम्हें। तो f तुम्हारा फोर्स कितना टाइम घटेगा? f/4, ठीक है। कहाँ पे आंसर? ये रहा, खत्म। क्योंकि f/k ही होता है ना जब तुम डायलेक्ट्रिक मीडियम इंट्रोड्यूस करते हो। क्वेश्चन नंबर 91, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द टॉर्क एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इसका क्या है? टॉर्क क्या होता है तुम्हें पता होगा? p क्रॉस e, खत्म। p क्रॉस e होता है। तो क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है उसका डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू बोथ पी एन ई, मतलब टॉर्क का जो डायरेक्शन होगा दैट इज परपेंडिकुलर टू बोथ पी एन ई, क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट है। सो आंसर तुम्हारा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर टू बोथ पी एन ई। वही पूछा है यहाँ पर, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, आसान है। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ मोमेंट इतना इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट इज द वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल फ्रॉम 0 डिग्री टू 180 डिग्री। तो इसको कैसे करना है, फॉर्मूला क्या है बेसिकली वो बताता हूँ मैं पहले। वर्क डन इज इक्वल्स टू पी ई, तुम्हारा cos थीटा 1 से जा रहे हो तो cos थीटा 2। तो उसको कैसे सॉल्व करोगे? पी ई विल बी देयर हियर, एंड उसके बाद यू विल हैव दिस cos थीटा विल बी यहाँ पे जीरो, माइनस तुम्हारा यहाँ पे आ जाएगा, cos यहाँ पे कितना है? 180 डिग्री है ना यहाँ पर। सो 180 डिग्री तुम यहाँ पे पुट कर दो, उसके बाद तुम्हारा जो आंसर आ जाएगा दैट इज 2p, खत्म। ये रहा आंसर। तो चलो मूव करते हैं चैप्टर 16, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस वाला चैप्टर को। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट डिस्टेंस r ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। सो फॉर्मूला मैं पहले बता देता हूँ। v इज इक्वल्स टू क्या होता है? 1/4 पाई साइलेंट नॉट p cos थीटा डिवाइड बाय r स्क्वायर, ये होता है तुम्हारा फॉर्मूला। और तुम्हारा जो इक्वेटोरियल लाइन होता है, तुम्हें बताओ, यही पूछ रहा है ना, ऑन द इक्वेटोरियल लाइन, जो कि तुम्हारा इक्वेटोरियल लाइन होता है, वहाँ पर तुम्हारा थीटा होता है 90 डिग्री, मतलब cos 90 डिग्री क्या होता है? cos 90 एस जीरो, तुम्हें पता होगा। सो पोटेंशियल जो है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये भी जीरो ही होता है, खत्म। सो क्वेश्चन नंबर 94, a parallel plate capacitor with plate area A and separation D has capacitance C naught in air. If a dielectric slab dielectric constant इतना completely fills the gap, what is the new capacitance? कितना है? K का वैल्यू दिया हुआ है, देखो, K is equals to 5,
फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस जो नया हो जाएगा के इंटू सी नॉट, ये भी तुम्हें पता होगा कि के टाइम्स बढ़ जाता है, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 टाइम्स ऑफ सी नॉट, एकदम आसान आंसर है। सो क्वेश्चन नंबर 95 में देखो, फिर देखो टू कैपेसिटर्स, तो कैपेसिटेंस ये रहा दिया हुआ है कनेक्टेड इन सीरीज, व्हाट इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। सो फॉर्मूला क्या होता है, क्या मैं सीरीज में पुट क्या है, तो C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, तुम सॉल्व कर लो इसको, आंसर तुम्हारा दिखेगा ये 2 माइक्रोफैराड। ठीक है, ये रहा आंसर तुम्हारा। व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस इज इक्वल्स टू 10, ये रहा चार्ज टू अ पोटेंशियल डिफरेंस, ये रहा। ठीक है, इसको कैसे करोगे, सिंपल फार्मूला क्या लगाओगे, तुम्हारा फार्मूला इज इक्वल्स टू हाफ इनटू सी वी स्क्वायर, और सब कुछ दिया हुआ है, सी है तुम्हारे पास, वी है, बस आंसर निकालना है, तुम्हारा आंसर हो जाएगा 0.05 जूल, खत्म। व्हाट इज द वर्क डन इन अ मूविंग इन टेस्ट चार्ज ये रहा बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस पे तुम्हें बताओ वर्क डन क्या होता है, क्यू नॉट, और जो होता है चेंज इन पोटेंशियल। सो इक्विपोटेंशियल सरफेस में तुम्हें पता होगा, जो कि इक्विपोटेंशियल सरफेस, उस पर क्या होता है तुम्हारा, जो चेंज इन पोटेंशियल जीरो होता है, मतलब तुम्हारा वर्क डन जीरो होता है। निकालना क्या है, वही निकालना है, व्हाट इज द वर्क डन इन मूविंग between 2 points on an equipotential, zero है, खत्म। The capacitance of a spherical conductor of a radius r in vacuum is directly proportional to, क्या होता है, capacitance is equals to 4 pi epsilon naught into r, क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिख रहा है, ये आंसर। 3 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैराड, ठीक है, ये 3 है, ये 4 है, कनेक्टेड इन पैरेलल, व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस, पैरेलल में है तो बस तुम ऐड कर दो C1 C2 C3, नहीं सॉल्व करने वाला हो, देखो आंसर क्या आ रहा है तुम्हारा, ये रहा। फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी में मूव करते हैं, कॉपर वायर है, रेजिस्टेंस आर है, स्ट्रेच टू डबल इट्स ओरिजिनल लेंथ विदाउट चेंजिंग इट्स मास, व्हाट इज द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। फॉर्मूला क्या है रेजिस्टेंस का, रो एल बाई ए होता है, उसके बाद रो एल स्क्वायर बाई, ये वॉल्यूम तुम लिख सकते हो यहाँ पर, फिर उसके बाद क्या लिखोगे, मतलब तुम्हें यहाँ से क्या दिखाओगे, वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहेगा ना, इसलिए मैंने वॉल्यूम के टर्म्स में लिखा, और ये भी कांस्टेंट रहता है, सो एल के टर्म्स में मैं ला रहा हूँ, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर, तो अभी आराम से निकलेगा, क्योंकि एल डैश जो है दैट इज 2 टाइम्स ऑफ एल, और जो तुम्हारा आर डैश बन जाता है तो वो तुम्हारा क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर आर, तो मतलब 4 टाइम्स ऑफ आर, ये रहा आंसर। तो कलर बैंड वाला, कलर कोडिंग वाला सवाल है, तो चलो ये सवाल मैं करा देता हूँ। सो जो पहले तुम डिजिट्स वगैरह देखोगे, जो कि डिजिट्स वगैरह क्या क्या है तुम्हारा, येलो है, येलो का कितना होता है, 4 होता है, और वायलेट का होता है तुम्हारा 7, इसका एक अच्छा ट्रिक था, ठीक है, वो तुम देख लो अच्छे से। फिर मल्टीप्लायर भी यहाँ पे देख लो, मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर क्या है यहाँ पर, ब्राउन है, ब्राउन इज द मल्टीप्लायर, मतलब तुम्हारा 10⁻1, मतलब यहाँ पर 10 आता है। टॉलरेंस क्या है यहाँ पर, टॉलरेंस यहाँ पे गोल्ड है, टॉलरेंस गोल्ड, इसका क्या होता है तुम्हारा ±5%। तो चलो निकाल लेते हैं रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस तुम्हारा 47 इंटू 10 ओम, तुम्हारा, उसके बाद टॉलरेंस लिखूंगा, प्लस माइनस कितना है 5%, मतलब 470 ओम प्लस माइनस 5%, कुछ आंसर में दिख रहा है, ये रहा आंसर। क्वेश्चन नंबर 102, देखो बहुत सारे सवाल कर लिए। हाउ डज द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ अ टिपिकल मेटालिक कंडक्टर चेंजेस एट इट्स टेम्परेचर इंक्रीजेस। सो तुम्हें पता होगा एज द टेम्परेचर इंक्रीज, जो कि थर्मल एजिटेशन, ये वाला सवाल मैंने करा रखा है, शायद मुझे याद आ रहा है, 500 एक्सपेक्टेड में करा रखा है। सो जब भी तुम्हारा टेम्परेचर इंक्रीज होता है, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, जो कि थर्मल एजिटेशन होता है, जो कि आयंस वगैरह के वजह से वो इंक्रीज करता है, ओके, जिसके वजह से तुम्हारा जो रिलैक्सेशन टाइम है, रिलैक्सेशन टाइम वो क्या होता है, घटता है रिलैक्सेशन टाइम, और तुम्हारा जिसकी वजह से रेजिस्टिविटी, जो कि रेजिस्टिविटी है वो बढ़ जाता है। हाउ डज द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ अ टिपिकल मेटालिक कंडक्टर चेंज एज टेम्परेचर इंक्रीजेस। टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो थर्मल एजिटेशन बढ़ेगा, रिलैक्सेशन टाइम घटेगा, एंड द रेजिस्टिविटी विल इंक्रीज, खत्म। टू resistors 6 ohm 12 ohm connected in parallel to 12 volt battery, what is the total current drawn from the battery। equivalent resistance कैसे निकालोगे, equivalent resistance 6 into 12 क्योंकि देखो पैरेलल में कनेक्टेड है, 6 into 12 6 plus 12 क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये रहा 6 into 12 होता है 72, 6 ये 18 होता है, उसके बाद हो गया तुम्हारा ये रहा 4 ओम। फिर क्या निकालना है, करंट कितना ड्रॉन किया है, करंट I इज इक्वल्स टू वी वाई, जो कि रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट तुमने निकाल लिया, करना होगा क्या मुझे, नहीं, ये रहा आंसर। What is the internal resistance R of a cell of EMF 2 volt which supplies a current इतना across an external resistance इतना। तो कैसे टैकल करोगे इसे, इंटरनल रेजिस्टेंस वाला सवाल है। फॉर्मूला क्या है करंट का, फॉर्मूला होता है तुम्हारा ये रहा EMF डिवाइडेड बाय R प्लस स्मॉल r, ठीक है, तो कैपिटल R प्लस स्मॉल r इज इक्वल्स टू EMF डिवाइडेड बाय करंट। तो चलो अभी मुझे सॉल्व करने की जरूरत है, कैलकुलेशन है, बस सब कुछ दिया हुआ है, देखो करंट है, EMF है, R है, निकालना तो वही है ना इंटरनल रेजिस्टेंस, तो यहाँ से तुम्हारा नहीं निकलेगा क्या, आराम से निकलेगा। आंसर बता देता हूँ मैं, ये रहा आंसर, आराम से निकलेगा, कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं स्किप नहीं कर रहा हूँ, सब कुछ बता के ही मैं स्किप कर रहा हूँ, ठीक है, ये भी स्किप का हुआ है, मैं सारे फॉर्मूला बता दिया। फिर देखो किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ, ठीक है, at an electrical circuit junction is based on the conservation of, first law is based on, first law मतलब ये जंक्शन लॉ होता है, जंक्शन लॉ,
ये कोई कॉन्सेप्ट वाला सवाल नहीं है, तुमको पता होगा अगर फर्स्ट लॉ तुमने पढ़ा है तो। ये चार्ज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड है। व्हीटस्टोन ब्रिज का सवाल है। बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज फॉर रेजिस्टेंस आर्म्स, ये रहा, सब कुछ वैल्यू दिया है। ठीक है, एक्स का वैल्यू निकालना है। ये यार बहुत आसान हो गया। तुम क्या करो, पी वाई क्यू एस इक्वल्स टू आर बाई एस पुट कर दो ना। ठीक है, क्या हो जाएगा तुम्हारा, 2/4 इज इक्वल्स टू 3/x। क्या यहाँ से एक्स का वैल्यू नहीं निकलेगा, क्या निकलेगा, एक्स का वैल्यू सॉल्व करके देखो, 6 ओम आता है। व्हाट इज द रिलैक्सेशन टाइम टाउ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्टर रिलेटेड टू ड्रिप वेलोसिटी। ये सब कुछ दिया है। इलेक्ट्रिक फील्ड इसका मतलब है, एम मतलब मास है, ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। फॉर्मूला ही देखो ना ड्रिप वेलोसिटी का, क्या है फॉर्मूला, ई ई टाउ बाई एम, तुम्हें भी पता होगा। तो है क्या, यही है ना। ये रहा ऑप्शन बी, मुझे दिख रहा है ऑप्शन बी है क्या, देखो तो, नहीं नहीं ऑप्शन बी नहीं, ये रहा ऑप्शन ए लग रहा है। बस यहाँ पे फॉर्मूला पूछ दिया ड्रिप वेलोसिटी का, ऐसे सवाल आते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 108, हीटिंग एलिमेंट रेटेड इतना 1000 वाट कनेक्टेड टू 220 वोल्ट पावर सप्लाई, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द एलिमेंट। कैसे करना है इसको, फॉर्मूला लिखता हूँ ना पहले, वही मैं करता हूँ, वी स्क्वायर बाई आर। सो तुम्हारा यहाँ से रेजिस्टेंस जो होता है वी स्क्वायर बाई पी हो जाएगा। वी तुम्हारे पास क्या दिया हुआ है, 220 वोल्ट, और जो पावर है दैट इज 1000 वाट दिया हुआ है। कैलकुलेशन कर लो बस अभी, रेजिस्टेंस का कैलकुलेशन कैसे कर लोगे तुम, 220 इंटू 220 डिवाइड बाई 1000। जब तुम इसको सॉल्व करोगे तुम्हें आंसर, ये सुंदर सा आंसर दिखेगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 109, टू आइडेंटिकल चार्ज सेल्स each of EMF इतना और and internal resistance ये रहा connected series, what is the net EMF। ठीक है, and net internal resistance of the combination। कैसे करोगे, फॉर्मूला क्या है वो बताता हूँ मैंने। नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज एन ई, तुम्हें पता होगा, और जो नेट जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा एन इंटू स्मॉल आर। एन का वैल्यू है क्या यहाँ पर, हाँ, एन इज इक्वल्स टू 10 है ना टोटल, ये रहा एन का वैल्यू, एन इज इक्वल्स टू 10 क्योंकि 10 आइडेंटिकल सेल्स है। उसके बाद इलेक्ट्रिक क्या है तुम्हारा 1.5 जो है ये तुम्हारा ईएमएफ दिया हुआ है, आर का वैल्यू भी है, देखो सब कुछ है, तो निकाल लो जो कि कैलकुलेशन करते हैं। तुम्हारा 10 इंटू 1.5 जो होता है तुम्हारा 15 वोल्ट, जो इंटरनल रेजिस्टेंस कनेक्ट होता है दैट इज 10 इंटू तुम्हारा 0.1 होता है दैट इज 10 ओम। ओके, तो देखो आ गया ना सब कुछ, और कौन सा ऑप्शन सही है, ये रहा। सो चैप्टर 18 पे मूव करते हैं, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। देखो कितने सारे चैप्टर्स कवर कर लिए, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मान लो तो। सो मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में पहला सवाल क्या है, व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ चार्ज q मूविंग विद वेलोसिटी v इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड v। भाई ये फॉर्मूला बेस्ड है, तुम्हारा क्या होता है फोर्स, फोर्स थोड़ा सा गला बैठ गया, फोर्स दैट इज मूविंग ऑन मूविंग चार्ज दैट इज तुम्हारा q v क्रॉस b, ये होता है तुम्हारा, मुझे ये लग रहा है ऑप्शन, नहीं नहीं ये नहीं, ये तुम्हारा, रुको रुको, व्हाट इज द, हाँ यही आंसर तुम्हारा, तुम्हारा यही आंसर होगा। ठीक है, so a charged particle moves in a circular path of radius r perpendicular to uniform magnetic field v, what is the radius r in terms of momentum and charge। तो देखो तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है तुम्हारा, एम वी स्क्वायर बाई आर, क्या यही होता है। उसके बाद यू विल मेक इट इक्वल टू द क्यू वी बी। ठीक है, यहाँ से तुम्हारा जो रेडियस है वो निकलेगा एम बी बाई क्यू वी, दिस इज भाई साहब ये फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला शीट में मिला होगा तुम्हें। तो ये होता है तुम्हारा मोमेंटम डिवाइड बाई क्यू वी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, मोमेंटम क्यू वी, ये रहा। ओके, so क्वेश्चन नंबर 112 में मूव करते हैं, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग लोब रेडियस आर कैरिंग करंट आई। तो इसका तुम्हें कैसे सॉल्व करना है, ये भी तुम्हारा सर्कुलर क्या है बोला, सर्कुलर लूप है ना, सर्कुलर लूप के सेंटर में, ये भी फॉर्मूला बेस्ड है तुम्हारा, क्या होता है फॉर्मूला, म्यू नॉट कैपिटल आई बाई 2 आर, क्या यही होता है। कौन सा ऑप्शन तुम्हें दिख रहा है, म्यू नॉट आई बाई 2 आर, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 113, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग स्ट्रेट आइडियल सोलेनॉइड हैविंग n टर्न्स पर यूनिट लेंथ कैरिंग करंट आई। तो ये भी तुम्हारा फॉर्मूला बेस्ड ही होता है, क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट स्मॉल एन इनटू करंट, है क्या यहाँ पर ऑप्शन ए, ये रहा। तो क्वेश्चन नंबर 114 देख लो, टू लॉन्ग पैरेलल स्ट्रेट कंडक्टर्स सेपरेटेड बाय डिस्टेंस तुम्हारा डी कैरी करंट्स I1 I2 सेम डायरेक्शन बोल रहा है, देखो ये सेम डायरेक्शन में करंट कैरी कर रहा है, तो ये इसमें इसमें क्या बोला है, फोर्स पर यूनिट लेंथ बिटवीन देम अट्रैक्टिव ही होता है ना, अगर ऑपोजिट चल रहा है तो देन देयर विल बी रिपल्शन। हाउ कैन मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर बी कन्वर्टेड इनटू वोल्टमीटर, तो कैसे कन्वर्ट करोगे, मैं बताऊंगा। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कन्वर्टेड इनटू वोल्टमीटर कैसे, बाय कनेक्टिंग अ हाई हाई रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस कैसे लगाओगे तुम, सीरीज में लगाओगे। ठीक है, बाय कनेक्टिंग अ लो रेजिस्टेंस नहीं, हाई रेजिस्टेंस, ये आंसर। व्हाट इज द सेंसिटिविटी ऑफ अ गैल्वेनोमीटर, व्हाट इज द सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर इंक्रीज्ड बाय। सो कैसे इंक्रीज करते हैं तुम्हारा सेंसिटिविटी, पहले तो मैं फॉर्मूला लिखूंगा, सेंसिटिविटी क्या होता है एन ए इंटू बी, और तुम्हारा नीचे जो होता है के। सो अगर तुम
जो मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करते हो सेंसिटिविटी इंक्रीज करता है, ठीक है। डिक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स नहीं, इंक्रीजिंग, हाँ ये इंक्रीज करोगे मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करोगे तो देन द सेंसिटिविटी विल इंक्रीज। देखो यहाँ पे फॉर्मूला मैंने बता दिया अच्छे से, ओके देख लेना तुम फॉर्मूला। ए प्रोटॉन enters a uniform magnetic field at an angle 90 degree, what is the trajectory followed by the proton? देखो क्या बोला है, एट 90 डिग्री, ये तुम्हें पता होगा। वेलोसिटी जो है जब तुम्हारा परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक जो फोर्स होता है, मैग्नेटिक जो फोर्स होता है वो तुम्हारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करता है, जिसके वजह से तुम्हारा सर्कुलर पाथ फॉलो होता है। इतना बढ़िया तरीके से समझा दिया। तो पैराबोला नहीं, सर्कुलर पाथ। वी आर मूविंग टू मैग्नेटिज्म एंड मैटर। व्हाट इज द मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी ऑफ एन आइडियल डाईमैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। आइडियल डाईमैग्नेटिज्म मतलब तुम्हारा परफेक्ट डाईमैग्नेटिज्म या फिर तुम्हारा सुपर कंडक्टर्स वगैरह हो गया, तो जिसके इसके लिए तुम्हारा म्यू आर क्या होता है, 0 होता है, जिसके वजह से तुम्हारा मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी क्या होता है, -1 होता है। तुम्हें पता होगा -1, तो ये रहा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, इक्वल टू -1। याद रखो ये सब चीज़ें, ये सब फॉर्मूला में या फिर जो शॉर्ट नोट वगैरह वहीं पे है। अकॉर्डिंग टू क्यूरीज लॉ, हाउ डज द मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी ऑफ अ पैरामैग्नेटिक मटेरियल डिपेंड ऑन एब्सोल्यूट टेम्परेचर? पता है तुम्हें एक्सएम क्या होता है? इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो देखो कहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्यूरी लॉ यही होता है ना। व्हाट इज द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म? गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म मतलब जो कि तुम्हारा आइसोलेटेड जो मैग्नेटिक मोनोपोल्स होता है वो तो एग्जिस्ट नहीं करता है ना। लेट मी राइट इट हियर, आइसोलेटेड मैग्नेटिक मोनोपोल्स डू नॉट एक्सिस्ट, तुम्हें पता होगा, एक्सिस्ट। सो नेट जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस वो तुम्हारा 0 ही होता है। कैसे? ऐसे बी डॉट डी ए इज इक्वल्स टू 0, तो आंसर तुम्हारा 0 है। तुम्हें क्योंकि यही कॉन्सेप्ट है, आइसोलेटेड मैग्नेटिक मोनोपोल डू नॉट एग्जिस्ट। सो क्वेश्चन नंबर 121 पे मूव करते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स इज मोस्ट सुटेबल फॉर मेकिंग परमानेंट मैग्नेट्स ड्यू टू इट्स हाई रिटेंटिविटी एंड हाई कोएर्सिविटी? कौन सा होगा? हाई रिटेंटिविटी हाई कोएर्सिविटी। सो इसके वजह से ये आइडियल होता है फॉर परमानेंट मैग्नेट्स। हाई, यहाँ से ऐसे भी सवाल आ सकते हैं, ये जो सवाल है इसमें से और एक सवाल क्या आ सकता है कि अगर किसी मटेरियल का हाई रिटेंटिविटी है और हाई कोर्सिविटी है तो ये इट इज आइडियल फॉर परमानेंट मैग्नेट्स और इट इज नॉट आइडियल। सो आंसर हो जाएगा तुम्हारा आइडियल होता है, तो इसका हो जाएगा तुम्हारा स्टील। स्टील का तुम्हारा हाई रिटेंटिविटी एंड हाई कोर्सिविटी होता है। आफ्टर दैट लेट्स मूव टू चैप्टर 20 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। लेंजेस लॉ पर सवाल है। लेंजेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ विच कंजर्वेशन लॉ? कौन सा कंजर्वेशन तुम्हारा एनर्जी का होता है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, याद रख लो बस एनर्जी का होता है। व्हाट इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ कंडक्टर ऑफ लेंथ एल मूविंग विद वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड? फॉर्मूला क्या है, क्या होता है फॉर्मूला? BLV। ये फॉर्मूला भी सवाल पूछा है, ठीक है। ईएमएफ इसका फॉर्मूला है ये देखो BLV, ये रहा आंसर, फॉर्मूला भी सवाल है ये। व्हाट इज द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सॉलिनॉइड ऑफ अ लेंथ L? क्रॉस सेक्शन ये सब कुछ दिया है, टोटल नंबर टर्न्स वगैरह दिया है सब कुछ। क्या होता है फॉर्मूला? L इज इक्वल्स टू म्यू नॉट कैपिटल N स्क्वायर इनटू एरिया इनटू लेंथ। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है तुम्हें? ऑप्शन बी दिख रहा है क्या? ये रहा आंसर, फॉर्मूला बेस्ड सवाल। क्वेश्चन नंबर 125 में क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल चेंजेस फ्रॉम 10 to 2 वेबर इन 0.1 सेकंड। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल? सो कैसे क्या है फॉर्मूला? ईएमएफ इज टू चेंज इन फ्लक्स डिवाइडेड बाय टाइम का चेंज। इसका मैग्नीट्यूड तुम ले लो, ठीक है, क्योंकि वो माइनस में आएगा। 2 - 10 डिवाइडेड बाय 0.1, क्या दिख रहा है तुम्हें आंसर, कौन सा लग रहा है? 80 वोल्ट हो जाएगा, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 126 पे मूव करते हैं। टू कॉइल्स ऑफ सेल्फ इंडक्टेंसेस L1 is equals to 4 मिली हेनरी एंड L2 is equals to 9 मिली हेनरी आर आइडियल एंड परफेक्टली कपल्ड, ठीक है। व्हाट इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस? तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला तुम्हारा होता है K L1 L2। क्या तुम अभी भी सॉल्व नहीं कर पाओगे? आराम से सॉल्व कर पाओगे, बस वैल्यू को पुट कर दो, सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। परफेक्टली कपल्ड, कभी कभी ये नहीं दिया हो सकता है, K इज इक्वल टू, तुम्हें परफेक्टली कपल्ड है तो K तुम्हारा 1 ही होगा, तुम्हें मानना होगा, तो आंसर तुम्हारा 6 दिखेगा। एडी करंट के ऊपर सवाल है। एडी करंट्स जनरेटेड इन ए सॉलिड मेटल ब्लॉक प्लेस्ड इन ए चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड लीड टू व्हाट? सो सर्कुलेटिंग एडी करंट्स इन बल्क कंडक्टर्स जनरेट व्हाट? रेजिस्टिव हीट लॉस, ठीक है, I2R रेजिस्टिव हीट लॉस। सो इसके वजह से क्या होता है तुम्हारा? लीड टू व्हाट? हीटिंग एंड एनर्जी लॉसेस। ये रहा है तुम्हारा आंसर, ओके। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं, ऑल्टरनेटिव करंट में पहुंच गए। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द पीक वैल्यू I0 एंड RMS वैल्यू ऑफ एन ऑल्टरनेटिंग करंट? तो इसका तुम्हारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? जो IRMS तुम्हें पता होगा, दैट इज I0/√2। इसी पर सवाल पूछा है, बस फॉर्मूला लगाना है, I0/√2। ये ना प्योरली कैपेसिटिव AC सर्किट। व्हाट इज द फेज रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड वोल्टेज? ये तुम्हें पता है, प्योरली कैपेसिटिव बोल रहा है। अगर प्योरली कैपेसिटिव होगा तो करंट जो है, करंट इट लीड्स द वोल्टेज,
बाई कितना 90 डिग्री होता है ना, पाई बाई 2 इतना फेज डिफरेंस तो होता है तुम्हारा, करंट लीड करता है, जिसमें पता होता है याद रख लो ना। व्हाट इज द रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट ऑफ अ सीरीज एलसीआर सर्किट कंटेनिंग इंडक्टेंस आर एंड कैपेसिटेंस सी। सो इसका तुम्हारा क्या हो जाएगा, ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 1 बाई रूट ओवर एल सी, ये फॉर्मूला ही होता है, फॉर्मूला पर ही सवाल है, ये रहा तुम्हारा आंसर। सो व्हाट इज द पावर फैक्टर कॉस फाई फॉर सीरीज एलसीआर सर्किट एट रेजोनेंस। रेजोनेंस में क्या होता है, तुम्हारा जो फेस एंगल होता है दैट इज तुम्हारा फाई तुम्हारा 0 डिग्री होता है रेजोनेंस में, अगर कॉस 0 डिग्री तुम्हारा क्या हो जाएगा 1, तो आंसर इज 1। एन आइडियल स्टेप ऑफ ट्रांसफॉर्मर हैज अ टर्न रेशियो, ये रहा तुम्हारा टर्न रेशियो, इफ द प्राइमरी वोल्टेज इज इतना, व्हाट इज द सेकेंडरी वोल्टेज, कैसे करना है इसको। सो सेकेंडरी वोल्टेज ये तुम्हारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनली होता है, ठीक है, मतलब ऊपर अगर तुम यहाँ पे सेकेंडरी वोल्टेज लिख रहे हो तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो सेकेंडरी का लिखोगे और यहाँ पर तुम प्राइमरी का लिखोगे। तो कैसे सॉल्व करना है, सब कुछ दिया हुआ है भाई, सब कुछ है यहाँ पे, तो जस्ट यू नीड टू पुट द वैल्यू, ठीक है, पुट द वैल्यू एंड यू विल गेट योर आंसर। सॉल्व करो ना, खुद एंगेज करो कैसे सॉल्व करना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, मैक्सवेल डिस्प्लेसमेंट करंट आईडी, देखो फॉर्मूला फिर से रिवाइज, कितने सारे फॉर्मूला रिवाइज हो रहे हैं तुम्हारे। आईडी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी, इसी पर सवाल है, ये रहा आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 131, रेशियो, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टू द मैग्नेटिक फील्ड फॉर एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेटिंग इन वैक्यूम, क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बाई मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू सी, ये रहा आंसर। विच कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हैज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, तुम्हारा इसका होता है क्या, गामा रेस, क्योंकि मैंने वहाँ पे तुम्हारा एक मैंने सीरीज लिया था, वहाँ पे तुम्हारा इसका सीरीज था, ठीक है, नहीं पार्ट 1 में ही था शायद, एक सीरीज था मुझे याद आ रहा है कि वहाँ पे मैंने एकदम सीरियली लिख दिया था, ठीक है, गामा रेस एकदम टॉप में था, इसका जो है फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी सबसे हाई था और वेवलेंथ सबसे कम था, तो आंसर तुम्हारा गामा रेस, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ बता रखा है, बहुत बस तुम याद रखो। फिर रे ऑप्टिक्स में जाते हैं। An object is placed at a distance of 20 cm in front of a concave mirror, focal length 10 cm। देखो तो क्या है, कॉन्केव मिरर है, फोकल लेंथ हो जाएगा -10 cm, इमेज डिस्टेंस -20 cm, और यू तुम्हारा क्या हो जाएगा 2f, जो कि r होता है, ठीक है। मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट इज एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट देखो देखे पता लग रहा ना, फोकल लेंथ क्या है -10 और यू इज 20, मतलब ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो इमेज जो बनेगा वो सी पे ही बनेगा। इमेज डिस्टेंस तुम्हारा जो हो जाएगा तुम्हारा 20 सेंटीमीटर हो जाएगा इन फ्रंट ऑफ मिरर, इन फ्रंट ऑफ मिरर। क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द इमेज, ये रहा, विदाउट कैलकुलेशन हमने निकाल लिया, क्योंकि तुम्हें दिख रहा है फोकल लेंथ ये है और इमेज का डिस्टेंस, सॉरी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस -20 है, मतलब क्या है, तुम ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रख रहे हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रख रहे हो, खत्म, और ये कॉन्केव मिरर है। फिर व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 137, क्रिटिकल एंगल फॉर टी आई आर, अच्छा सवाल है, टी आई आर से सवाल आते हैं। मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह दिया है, इट इज सराउंडेड बाय क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2, तो चलो निकालते हैं साइन थीटा, क्रिटिकल एंगल, ये क्रिटिकल एंगल है दैट इज 1/μ, कैसे सॉल्व करोगे 1/√2, मतलब थीटा तुम्हारा 45 डिग्री है, खत्म, वेरी वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर 138, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ टू थिन कॉन्वेक्स लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ f1 f2 आर केप्ट इन कॉन्टैक्ट, ठीक है, कॉन्टैक्ट में रखा है तुमने, तो उसको कैसे करोगे, 1/f इज इक्वल टू तुम्हारा 1/f1 प्लस 1/f2, जस्ट यू नीड टू पुट द वैल्यू 1/20 प्लस 1/30, तो जिसके बाद जो तुम्हारा आंसर आएगा दैट इज 12 सेंटीमीटर, खत्म। पावर निकालना है इसमें क्वेश्चन नंबर 139 में, ऑफ अ थिन कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ ये। सो इसमें कैसे तुम डील करोगे, फर्स्ट आई राइट द फॉर्मूला, पावर इज इक्वल टू 100 बाई फोकल लेंथ, जो कि सेंटीमीटर पे तुम रखो 100, यहाँ पे देखो साइन कन्वेंशन का खेला बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, -25 जो कि होता है -4 डायोप्टर, ये रहा आंसर, अगर प्लस में है ये नहीं होगा, माइनस में आ जाएगा आंसर, बिकॉज इट इज कॉन्केव लेंस। क्वेश्चन नंबर 140, ए रे ऑफ लाइट पासिस थ्रू एन इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म, एंड ये रहा तुम्हारा एंगल एट मिनिमम डेविएशन, ये रहा, व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, फॉर्मूला क्या है तुम्हारा, आई इज इक्वल्स टू एंगल है और तुम्हारा मिनिमम डेविएशन डिवाइडेड बाय 2, सब कुछ दिया हुआ है ना, ए का वैल्यू है, ये मिनिमम डेविएशन है, सो तुम नहीं निकाल पाओगे, आराम से निकल जाएगा आंसर 45 डिग्री, बस वैल्यू पुट करते जाओ। हाउ डज द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स ग्लास लेंस चेंजेस व्हेन इट इज इमर्स्ड इन वाटर, वाटर का तुम्हारा देखो रिफ्लेक्टिव ये दिया हुआ है 1.33, ओके। कौन सा फॉर्मूला लगाओगे यहाँ पर, लेंस मेकर फॉर्मूला लगाओ, लेंस मेकर्स फॉर्मूला ये लगाओ यहाँ पर, ये वाला फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल्स टू, जो कि ये रिलेटिव वाला होता है -1 और तुम्हारा 1/r1 -1/r2, तो वाटर में क्या होगा तुम्हारा रिलेटिव जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा ये तुम्हारा वाटर में ड्रॉप कर जाएगा ना, ठीक है, इट विल ड्रॉप, क्यों, क्योंकि तुम्हारा जो ग्लास का होता है या फिर वाटर का, ये कम होता है किससे, ग्लास बाय एयर से कम होता है, सो क्या हो जाएगा तुम्हारा
जो कि 1/f है ये घट जाएगा। उसका मतलब क्या है, 1/f घट रहा है मतलब फोकल लेंथ बढ़ रहा है। ये रहा आंसर, इंक्रीजेस। आसान था, ऐसे करके टैकल करना है तुम्हें। सो क्वेश्चन नंबर 142, फॉर ए नॉर्मल ह्यूमन आई व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। सबको पता होता है, याद रखो, दैट इज 25 सेंटीमीटर। यहाँ पे कोई समझाने वाला चीज़ नहीं है। व्हाट टाइप ऑफ लेंस डिफेक्ट इज करेक्टेड यूजिंग सिलिंड्रिकल लेंसेज, ये भी तुम्हें आना चाहिए, ठीक है। दैट इज एस्टिग्मेटिज्म। What is the magnifying power of a simple microscope? Simple microscope, magnifying glass for an image formed at near। फिर से बता रहा हूँ मैं, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप और जो माइक्रोस्कोप वगैरह है ना, ठीक, सिंपल माइक्रोस्कोप, उसका फॉर्मूला वगैरह अच्छे से देख लो, ठीक है। मैग्नीफाइंग पावर और ये सब कुछ देख लो। तो सिंपल माइक्रोस्कोप है, मैं इसका फॉर्मूला रिवाइज करा देता हूँ। फॉर्मूला इज मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू 1 प्लस कैपिटल डी बाई स्मॉल एफ। तो बस अभी क्या करो, यही है आंसर। कोई सॉल्व, अगर एग्जाम में कैपिटल डी का वैल्यू दिया रहेगा, एफ का वैल्यू दिया, यू विल पुट इट। नहीं तो आंसर मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ये रहा आंसर, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। देखो, सिंपल माइक्रोस्कोप से एक सवाल रखा है मैंने और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप से एक सवाल है। तो देखो, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप से क्या बोला है, इन नॉर्मल एडजस्टमेंट इज गिवन बाय मैग्नीफाइंग पावर। फिर से पूछ रहा है यहाँ का मैग्नीफाइंग पावर क्या फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दैट इज सिंपल, एफ ओ बाई, एफ ओ मतलब ऑब्जेक्टिव का और ये फोकल लेंथ आई पीस का होता है। देखो बस फॉर्मूला रिवाइज करा दिया तुम्हारा यहाँ पर कि ऐसे अगर एग्जाम में डेटा दे देता है तुम सॉल्व कर लो अच्छे से, ये रहा खत्म। सो क्वेश्चन नंबर 146, वी आर मूविंग टू वेव ऑप्टिक्स। ये तुम्हारा लास्ट चैप्टर मैंने रखा है यहाँ पर, ठीक है। So in Young's double slit experiment, how does the fringe width beta change if the distance between the slits and the screen is doubled? तो कैसे फॉर्मूला क्या है भाई, बीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। मतलब तुम्हारा जो है फ्रिंज विड्थ जो होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल डी, ठीक है, कैपिटल डी। सो बोला क्या है, इफ कैपिटल डी इज डबल, फ्रिंज विड्थ इज डबल, ठीक है। बोला गया है इफ द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स एंड द स्क्रीन इज डबल, अगर ये डबल होता है तो ये भी डबल हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मैंने दिखा दिया है। मतलब टू कोहेरेंट लाइट सोर्सेस हैव एन इंटेंसिटी रेशियो, ये रहा रेशियो मिनिमम टू मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी आई मैक्स टू आई मिनिमम इन द इंटरफेरेंस पैटर्न क्या होता है, I1/I2 आई हैव हियर 9/1, ठीक है। जिससे हमें लिख पाऊंगा A1/A2 तुम्हारा क्या हो जाएगा, √9, ठीक है। सो इस इक्वल्स टू 3 हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या लगाऊंगा यहाँ पर, मैक्सिमम बाय मिनिमम, यहाँ पे मैं लगाऊंगा A1 प्लस A2 और नीचे लगाऊंगा मैं A1 माइनस A2 का मैं यहाँ पे होल स्क्वायर लगाऊंगा। तो देखो यहाँ पे पुट कर दो बस 3 + 1 का होल स्क्वायर और नीचे तुम्हारा 3 - 1 का होल स्क्वायर। जब तुम इसे पुट करोगे तुम्हारा आंसर कौन सा वाला आएगा, 4:1, खत्म। अकॉर्डिंग टू ब्रूस्टर्स लॉ, इफ द पोलराइजिंग एंगल फॉर अ मीडियम इज, ये रहा, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। कैसे, क्या ब्रूस्टर्स लॉ क्या बोलता है, म्यू इज इक्वल्स टू 10 IP के, यही ब्रूस्टर्स लॉ था। हाँ, एंगल क्या है 1060 डिग्री, क्या होता है 1060 डिग्री, √3। देखो आंसर खत्म। सो व्हाट इज द सेंट्रल ब्राइट मैक्सिमम विड्थ इन अ सिंगल स्लिट डिफ्लेक्शन पैटर्न कंपेयर्ड टू अ सेकेंडरी फ्रिंज विड्थ। सो तुम्हारा जो सेंट्रल मैक्सिमम का विड्थ होता है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम, ये होता है तुम्हारा 2 लैम्डा डी बाई ए। और तुम्हारा जो विड्थ होता है तुम्हारा सेकेंडरी फ्रिंज का वो तुम्हारा होता है लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल है। तो देखो ना यहाँ पर, जो यहाँ पर सेंट्रल जो मैक्सिमम है उसका जो विड्थ है वो 2 टाइम्स होता है, ठीक है। 2 टाइम्स किसका, तुम्हारा सेकेंडरी फ्रिंज विड्थ, यहाँ पे जो मैंने लिखा है। तो कौन सा ऑप्शन लग रहा है, ये रहा, ट्वाइस द सेकेंडरी फ्रिंज विड्थ। क्या ये आसान नहीं था, ऐसे सवाल आते हैं। सो व्हाट हैपेंस टू द फ्रिंज विड्थ बीटा इन ए यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इफ द एंटायर सेटअप इज इमर्स्ड इन वाटर। तो इसको कैसे करना है, फॉर्मूला क्या है पहले वो देखो ना, फॉर्मूला इज लैम्डा डी बाई स्मॉल डी। सो वेवलेंथ इन वाटर, वेवलेंथ जो होता है इन वाटर ये डिक्रीज करता है, डिक्रीजेस बाय व्हाट, लैम्डा क्या होता है, लैम्डा बाई म्यू, यही होता है। सो तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, डिक्रीजेस, खत्म।